अस्सलाम नाज़रीन किराम। मुल्क के हालात में बहुत सी बातें, बहुत सी तब्दीलियाँ आती रहती हैं। कभी कभी ऐसा वाक़या होता है कि हम बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। गुज़श्ता दिनों, एक दो दिनों में हमने अदलिया के बहरान पर गुफ्तगू की थी। अदलिया का बहरान नहीं, वो पाकिस्तान के दरमियान बड़े अदारों का बहरान है। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा अच्छा फ़िक्रा कहा था कि अगर फ़ौज गलती करती है या कानून की खिलाफ वर्जी करती है तो वो भी एक कानून शिकनी है, और अगर हम कानून शिकनी करते हैं तो वो भी एक जुर्म है। यानी बात तो उन्होंने यही कही कि अदालत को भी एक जो अदारा है कानून के अंदर रहना चाहिए और फ़ौज को भी कानून के अंदर रहना चाहिए। नवाज शरीफ साहब, जिसको आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपना दोबारा सरबराह मुंतखब करना चाहती है और उस प्रोसेस में है, उन्होंने एक बहुत अहम तकरीर की है जिसमें उन वही बातें दोहराई हैं कि किस तरह उनको निकाला गया और इस पर अदालत के जजों ने जो रोल अदा किया। एजाजुल हसन का नाम लिया कि उनको मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया गया, व्हाट्सएप पे किस तरह किया गया और किस तरह एक बेटे से तनख्वाह न लेने पर उनको निकाला गया। तो उन्होंने कहा कि इनका भी कोई एहतसाब होगा कि नहीं होगा। खड़ी हुई हुकूमत को निकाल दिया, फारग कर दिया, वज़ीर आज़म को घर भेज दिया, और कोई इस गलती की तलाफ़ी कोई करेगा कि नहीं करेगा। सवाल तो बहुत उठते हैं। सवाल तो ये भुट्टो साहब के मसले पर भी उठा कि उनको तो फांसी पर लटका दिया गया, पूरा हुकूमत का निज़ाम बदल गया। उसके बाद हमारी जो एक सियासत थी वो बिल्कुल नए रुख पर चल पड़ी। मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा था बिल्कुल एक और अंदाज में होना शुरू हो गया। लेकिन क्या उसका कुछ तदारक करेगा? उन लोगों से कुछ जवाब तलबी करेगा? ये लोग तो भी जिंदा है ना जी, जिन्होंने नवाज शरीफ को निकाला था या नवाज शरीफ को सजा दी थी, उनका क्या बनेगा? फिर उन्होंने जिक्र किया 35 पेंचर के ज़माने का कि वो बनी गाला खुद गए। उन्होंने कहा चलो भी मिलकर बात करते हैं, काम करते हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, मेरी ये सड़क बनवा दी। उन्होंने सड़क भी बनवा दी। फिर क्या होगा, कैसे बदल गया? इशारा उनका यह था कि पीछे कौन था। एज ए सियासतदान, एज ए पॉलिटिशियन, तो मैंने उनके साथ एक तरह की फाहम तफहीम कर ली थी। फिर वो कैसे बदले, क्यों बदले, क्यों ताहिरुल कादरी वहाँ पहुँच गए लंदन में, क्यों परवेज़ इलाही वहाँ पहुँच गए, क्यों ये भी पहुँच गए, सारे लोग क्या लंदन में क्या हुआ, क्या प्लान था, ज़ीरुल इस्लाम क्या करने गए थे वहाँ। ये बहुत सी बातें थी जो उन्होंने उठाई हैं, और ये सारी वो बातें हैं जिस पर गुफ्तगू होना इसलिए अब लाजमी है कि इस वक्त अगर अदारों की तज़लील होती है तो पाकिस्तान की तज़लील है, अदलिया की तज़लील पाकिस्तान की तज़लील है। दुनिया की बेहतरीन एजेंसियों में से एक एजेंसी पाकिस्तान की एजेंसी है, उसके राज फाश होते हैं तो पाकिस्तान के राज फाश होते हैं। और सच्ची बात यह है कि फ़ौज हमारे लिए एक तरह से पाकिस्तान की हिफाजत की निशानी है। उसके खिलाफ कोई बात होती है, 9 मई का वाक़या भी आता है बीच में। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक 9 मई के वाक़े पर कोई कार्रवाई नहीं, साल गुजर गया है। सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं हमें पकड़ा हुआ है खामखा। कल किसी ने कहा कि भाई जिसको पकड़ना है सजा दो, मुकदमा चलाओ, जिसको छोड़ना छोड़ो, जिसको सजा देना सजा दो। ये अदलिया और एजेंसियों के मामले में जो बहस छिड़ गई है, जिसको अब ये कहा जा रहा है, राना सनाउल्लाह ने कहा कि इसका फैसला कोर्ट से बाहर ही होगा। बहुत सीधी बात। और जब ये कहा गया कि शायद प्राइम मिनिस्टर जी सोच रहे हैं कि वो सदर के पास जाएं और उससे कहेंगे चले भाई मिलकर कुछ काम करते हैं, इन लोगों से कहते हैं कि बैठो, बैठ के इस मसले को तय करो। ये आउट ऑफ बॉक्स ही हल है ना जी, अदालतों से बाहर ही हल है ना जी। तो क्या हम कहाँ खड़े हैं? यही कह सकते हैं कि वो भी फंसे हुए हैं, वो भी फंसे हुए हैं। यानी वो ज़माना, कल कोई एक सैर तजिया नगार, बड़े हमारे जो गाजी किस्म के तजिया नगार हैं, वो ये कह रहे थे कि अब वो ज़माना चला गया। फ़ौज भी सोचती है कि जब मार्शल लगा दिया जाता था तो दुनिया से एक्सेप्ट कर लेती थी। तो फिर क्या, हम कहाँ खड़े हैं, क्या हो रहा है, क्या नक्शा है? ये अहम बात है जिस पर गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सा गुफ्तगू उस पर इशारा करना बहुत ज़रूरी है। ये किर्गिज़स्तान में जो हुआ है, हमारे तलबा के साथ हुआ है। वैसे तो हम अकेले नहीं थे और कसूर भी हमारा नहीं था, कसूर मिस्र के तलबा का था। और अगर था तो, और लड़ाई वहाँ के मकामी तलबा ने शुरू की, उन्होंने फसाद फैलाया, गैर मुल्की सब उसकी जद में आ गए। पता चला कि हम बांग्लादेशी भी पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तानी भी पढ़ रहे हैं, पाकिस्तानी भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ, हद होगी भाई। हम अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ा पाते, फिर वो बाहर की यूनिवर्सिटी में जाते हैं। ज़रा सोचना चाहिए, ख़ासतौर पर मेडिक की तालीम के लिए जब जाते हैं तो चीन की यूनिवर्सिटी में जाते थे, बाद में हम ऐलान कर देते हैं कि भाई ये यूनिवर्सिटियाँ हमारे रिकॉर्ड में है ही नहीं।
लाखों रुपए खर्च करके बच्चे वहाँ से आते हैं, फिर हम कहते हैं रिकॉर्ड में है ही नहीं। और कई सचमुच ऐसी यूनिवर्सिटियाँ थी, और फिर आके हम कहते हैं कि उन्हें अब इम्तहान पास करना पड़ेगा लोकल 3 स्टेप के अंदर। बच्चे पास नहीं कर पाते, कई बच्चों को जानता हूँ जो पास नहीं कर पाते। कौम का पैसा भी ज़ाया होता है, खर्च होता है, और हम वहीं के वहीं लटके रह जाते हैं। बहरहाल इन सब अमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रफ़ीक रजवाना साहब, जनाब साबिक़ गवर्नर पंजाब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ एक उनके पुराने और एक बहुत मंझे हुए सियासतदान हैं। बैरिस्टर आमर हसन साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और नदीम कुरैशी साहब हैं तहरीक इंसाफ से, और आमर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी तजिया नगार, ये गोया हमारे रहनुमा है, हम में से हैं, ये कह लीजिएगा, यही कहा जा सकता है। रजवान साहब, पहले मैं आप ही से बात करता हूं, क्योंकि वैसे मसला भी नवाज शरीफ साहब से शुरू हुआ है। अगर से मसला तो अदालतों का है, एजेंसियों का है, अदारों के तसादम का है, अदारों के वकार का है, पाकिस्तान के वकार का है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उसकी तरफ इशारा किया है, राना सनाउल्लाह ने साहब ने भी उस पर बात की है। और लोग सचमुच जब सोचते हैं कि ये फैसले जो हैं ये अदालतों की या कोर्ट में या किसी एजेंसी के आपस में करने के नहीं है, ये कुछ मिल बैठ कर ही करेंगे, शायद कुछ इसके लिए कुछ और करना पड़े। क्या आप सारी सूरत को कैसे देखते हैं? शुक्रिया जनाब। गुजारिश ये जी कि मसला बड़ा गंभीर है। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें, किर्गिस्तान के मामले में मैं कुछ कहना चाहूंगा। इंतहाई अफसोसनाक है। ठीक है, हमारी तमाम, मैंने जिक्र किया था, पूछना भी चाहता था, लेकिन मैं सोचा था शायद बाद में पूछना पड़ेगा। ठीक है, जो बदले इशू है। हमारे बच्चे जो पढ़ने गए हैं, मैं तो देख रहा था, बच्चियां भी हैं, आप देखें कि तालीम के असूल के लिए कहाँ से कहाँ तक बच्चे पहुंचे हुए हैं, और वहाँ जाके क्या सलूक हुआ, इंतहाई अफसोसनाक है। और फिर साथ ही मैं सोच रहा था साइकोलॉजिकली द कंडीशन ऑफ द पेरेंट्स जो पाकिस्तान में है, वो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, उनके झगड़ा हो रहा है, और वालिदैन की क्या कंडीशन है। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है हुकूमत जिस तरीके से एक्टिव हुई है, इंशाल्लाह उनको जल्दी वापस लाएंगे। हुकूमत अपनी कोशिशों में मसरूफ है। बाकी आप बात कर रहे हैं कि इन हालात में सारी बातें मैंने सुन ली है, ये कोई मेरी नजर में तो नई बात नहीं है। अब जरा ज़बान ज़द आम हो गई। तो माशाल्लाह हमारी आपसे न्यारी भी है, और आपका बड़ा तजर्बा भी है, और संजीदा किस्म की सोच आप भी रखते हैं। ये कैसा मसला है जिसके लिए बड़े अरसे से बातें भी होती थी, बल्कि अमूमन यही कहता हूँ। कल भी हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, तो मैं किसी सीनियर सियासतदान से बात कर रहा था, खाने की टेबल बैठे हुए थे, यही बात हो रही थी कि कौन सा सियासतदान है जो उनका बेनिफिशियरी ना रहा हो, और कौन सा सियासत जो विक्टिम न बना हो। ठीक है जी, वो वक्त गुजर गया। अब तो जब तक ये सियासतदान और पार्लियामेंट ये इकट्ठे नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, वो इदारा भी हमारा जो है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहते हैं, पहले एस्टेब्लिश और इदारों के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट की बात होती थी, अब एस्टेब्लिशमेंट का एक ही तारीफ रह गई है। कहने हो वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे कदमात है, हमारी हिफाजत करते हैं, मुश्किल में काम आते हैं। तो देखना ये है कि आखिरकार ये सिचुएशन क्यों पैदा हुई। ठीक है ना, ये अनफॉर्चुनेट है, और इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। और इसमें जरूरी नहीं कि उनको खुदा न खासा कोई ऐसी कोई पीनल काम करें जिससे उनकी भी तौहीन हो, या उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। मेरा ख्याल है, जैसे आप कह रहे थे, अभी आप कह रहे थे कि जी वज़ीर आज़म साहब शायद सदर पाकिस्तान को मिले हैं, या इस तरीके से देयर मस्ट बी सम वाया मीडिया। उसमें मेरा ख्याल है सारी चीजों में मैं तो कहूँगा कि इमरान खान साहब को भी शामिल करना चाहिए। एक बड़ा सीरियस इशू है, ये हर किसी के रास्ते में इशू आया है। अदालतों पे जो मुकदमात अब तक सियासी तौर पे चले हैं, तो हर उस सियासतदान जो अदालतों के बाद ऐसे काबिल एतराज फैसलों का शिकार हुए हैं, तो अदालतों के शिकार भी हुए हैं, गलत फैसलों के शिकार भी हुए। हम हमारी अगली आज़ाद है, तो बात के समय बड़ी आज़ाद नहीं है। मैं खुद कानून का तालिब इल्म हूँ, सीनियर वकील हूँ। तो आखिरकार यही सियासतदान इस लड़ाई मेरा बन गया तो मैं आगे आ गया, आप काम बिगड़ गया, फिर आपका काम बन गया तो आप आगे आ गए, मेरा बिगड़ गया। एटलीस्ट वी कांट अफोर्ड इट मोर। ठीक है जी,
अब मेरे पे कहने में मैं कहता रहूँ जी फलां सियासतदान अच्छा है, फलां खराब है। अब इस से आगे निकले। अब पाकिस्तान की फिक्र तो हर कोई कर, अमल से भी तो साबित। कहने को तो ठीक मैं बहुत बड़ा पाकिस्तानी हूँ, अपने अमल से साबित करूँगा। ठीक बात। मेरा ख्याल है जी कि पार्लियामेंट एक ऐसा वाहिद इदारा है, अगर पार्लियामेंट मजबूत हो जाए और अगर पार्लियामेंट जो है वो अपने पांव पे खड़ी रहे, तो मेरा ख्याल है तमाम मसलों का हल हो सकता है। तमाम इदारों को एक टेबल पर ला के बिठा ठीक बात। ठीक ये बात। बशर्ते के इंसाफ भी हो। फिर इंसाफ जब करने वाले लोग किसी एक्सटर्नल तहत इंसाफ ना, और खुदा कानून और आइन को सामने रख के। ठीक बात। ठीक बात जी। बैरिस्टर आमर हसन साहब, ये सारी बहस अब अदलिया भी क्राइसिस में है, अदारों के लिए भी मुश्किल है, और खुद अहले सियासत भी सोच रहे हैं कि शायद ये सूरत हाल जो है अदालतों के अंदर तय नहीं होगी, बाहर तय होगी, और सदर साहब के पास शायद वजीर आजम को जाके कुछ कहना चाहिए, कुछ रोल अदा करना चाहिए। आप क्या समझते हैं, पार्लियामेंट को रोल अदा करे क्या, कुछ कैसे इस मसले को हल किया जाए? ये कोई आसान मसला नहीं है। अगर हमारी सिक्योरिटी एट स्टेक होती है तो भी बड़ा मसला पैदा होता है, और अगर इंसाफ का खून होता है तो भी बड़ा मसला पैदा होता है, और अगर हर तरफ से एक बस हाहाकारी बचानी है तो दूसरी बात है। मामला तो बड़ा नाजुक सा है। क्या लगता है आपको? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए, आप एक सीनियर तजिया निगार हैं, साफ़ी हैं, आपकी नज़र भी है तारीख के ऊपर। पाकिस्तान आज जिस जगह पे खड़ा है, उसका हल यही है कि सारे मिल बैठे। हमने बहुत देख लिया, एक दूसरे को दुख सुनाते रहे, कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाए कि आपका एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक है, और कोई किसी को कहे, तो मैं समझता हूँ ये नहीं बनता। वजह ये है बुनियादी कि हमारे हर इदारे ने दूसरे के काम में मुदाखलत की है, अपना काम नहीं किया, और ये काम सब पे लगाए। मैं ये नहीं कहता बतौर पॉलिटिकल वर्कर की कि पार्लियामेंट ने ऐसा नहीं किया, पार्लियामेंट भी ऐसा ही करती रही है। जब पार्लियामेंट का दिल करता है वो दूसरे इदारों पे कदगने लगाने की या उन्हें अपने ज़ेरे असर रखने की कोशिश करती है, वो भी अदलिया की आज़ादी को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। इसी तरह अदलिया का जब अरूज होता है, यहाँ पे जब भी कोई चीफ जस्टिस तगड़ा होता है, तो वो आके एग्जीक्यूटिव के मामलात में दखल अंदाजी करता है, और वजीर आजम को अपने सामने कटहरे में खड़ा हो करके अपनी ईगो को बड़ा उसकी फतह समझता है, और फिर उसे नाअहल कर दे तो उसे अपनी बड़ी ताकत समझता है। इसी तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट है कि वो हमेशा समझती है कि हुकूमत बनाने या ख़त्म करने में उसका एक बुनियादी किरदार है। इस वक्त ज़रूरत ये है कि तमाम इदारे, हमने मिसाक़े जमहूरियत में एक नुक्ता दे रखा है, अब तो पीटीआई ने भी अपने मंशूर में रखा है कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इस पे सारी जमातें मुत्तफिक हैं, तो क्यों ना पार्लियामेंट के अंदर इसका ऐलान हो, एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन बने विद इन इदारों के, पार्लियामेंट का एक बने जिसमें सियासतदान अपने सच बोलने और आगे बढ़ने का रास्ता और मुफाहमत का रास्ता तलाश करें। इसी तरह विद इन जुडिशरी, विद इन एस्टेब्लिशमेंट, और फिर इन इदारों के दरमियान मांगी के लिए एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन लार्जर स्केल पे जाके बात करे कि अब जिसे जो काम करना है वो करे। अदलिया का जो काम है वो करे, वो इंसाफ फराहम करे एक आम आदमी को, सिविल कोर्ट तक, मैजिस्ट्रेट कोर्ट तक उसे इंसाफ मिले। जो सियासतदानों का काम है कि अब वो असेंबलियों से, कौमी असेंबली से ताकत या ऐवान सदर से सूबों तक चली गई, अब सूबे नीचे दें, यूनियन काउंसिल्स तक ये ताकत दें और इक़्तिदार अवाम के दरवाजे तक मुंतकिल करें। इसी तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी अब फैसला करे कि अगर उनसे ए पॉलिटिकल रहना है, जैसा कि बाजवा साहब फरमा के कि हमसे गलती हुई, हमें ए पॉलिटिकल रहना है। आज बड़ा अच्छा मौका है कि जो आज के आर्मी चीफ हैं वो पहली दफा मेरिट के ऊपर सीनियर मोस्ट जनरल हैं, वो उस पर कदम बढ़ा सकते हैं, गलतियां भी तस्लीम करें, आगे बढ़ने का रास्ता भी बनाएं, और अगर फौज ने कोई रोल प्ले करना है तो फिर उसे आइन में मुतय्यन करें। हर इदारे के रोल को या तो अपनी डोमेन में रहे आईनी, और अगर वो कोई उससे बढ़ के काम करना चाहता है तो उस पर करे। और आखिरी बात ये है मीर साहब कि सियासतदानों को एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात पर जोर देना चाहिए। ठीक ये अगर आप आज करेंगे कि मेरे मुज़ाकरात आर्मी चीफ से हों, तो कल को ये भी कोई कहेगा कि आर्मी चीफ से मुज़ाकरात हों, तो फिर ये हमेशा के लिए ये इसी तरह पेंडुलम घूमता है। ठीक बात जी। नदीम कुरैशी साहब, आवाज पहुंच रही है नदीम कुरैशी साहब तक? जी आवाज आ रही है मुझे हुजूर। जी, ये सारा जो सूरत हाल जो आपके सामने बयान हुई है सामने, और नुक्ता हाई नज़र भी आए सामने रफ़ीक रिजवाना साहब का, बैरिस्टर आमर हसन साहब का, आप क्या कहते हैं? अदालतें मुश्किल में हैं,
दायरे मुश्किल में हैं, या सचमुच कोई अफवाह तफहीम का रास्ता निकल सकता है? कुछ आपकी पार्टी भी कोई रोल अदा कर सकती है या वो इसको एंजॉय कर रही है? मीर साहब मैं सुन नहीं सका, अगर आप अंदाज में जवाब दे सकूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम था नेट का। मैं आपकी और अपने मोअज़्ज़िज़ दोस्तों की गुफ्तगू सुन नहीं सका। अच्छा, नहीं, हम कर रहे हैं कि आजकल जो बात चल रही है, खास तौर पर अदालतें जो हैं वो मुकदमात भी सुन रही हैं, जो कुछ शिकायत पैदा हुई है कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को, और उसके साथ कुछ क्राइसिस पैदा हुआ है जिस पर यह कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म जाएं सदर के पास और बैठ के आउट ऑफ द बॉक्स कोई मसला तय करने की कोशिश करें। राना सनाउल्लाह कहते हैं ये मसला कोर्ट से बाहर ही तय होगा। कुछ लोग कहते हैं अगर सिर्फ एक अदारे ने इसरार किया तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एट स्टेक होगी, दूसरा कहता है इंसाफ एट स्टेक होगा। तो कोई रास्ता है आपकी पार्टी भी निकाल सकती है इस सिलसिले में? देखिए, मैं गुजारिश करूँ, पार्टी का तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में अगर रूल ऑफ लॉ होगा तो हमारे सारे मसाइल ग्रेजुअली एक अच्छे सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। रूल ऑफ लॉ वाहिद रास्ता है पार्लिमान की सुपरमेसी को तस्लीम करना और रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना। ये सब इदारों की तकरीम भी इसी में है, इज्जत भी इसी में है, एहतराम भी इसी में है, और साथ साथ पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल और अवाम का अपने हर इदारे पर बढ़ता हुआ एतमाद ही बताता है कि कौमें तरक्की कर रही है। पाकिस्तान में आम आदमी को जितनी शिकायत अपनी अदलिया से हैं, क्योंकि यहाँ अगर लोअर जुडिशरी में भी आप देख लें तो जो जिस तरह से ओवरलोडेड है कोर्ट्स, और हर शख्स इस बात का आपको शाकी नजर आएगा, शिकायत करता नजर आएगा कि जी इंसाफ का हुसूल बड़ा मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ बड़ा बेहतरीन वक्त है, गवर्नमेंट हो, अपोजिशन हो, हमारे तमाम फैसला साज सारे थिंक टैंक्स इस बात पर बैठकर फैसला करें कि हमें अपनी अदलिया को बहरहाल वो इज्जत और वकार देना पड़ेगा जो उनकी ज़रूरत है, जिससे इस मुल्क के मसाइल का हल निकल सकता है, जिससे इस मुल्क में हम आगे बढ़ सकते हैं, इसमें आम आदमी का अपने इदारों पर एतमाद बढ़ सकता है। अगर अदलिया लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी तो लोगों में जो ये अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है, ज़ाहिर है किसी भी जगह से, किसी फर्द का भी फर्द से कोई इशू हो, या फर्द का किसी इदारे से ही इशू हो, या अफराद का हुकूमतों से कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो अदालतें ही वाहिद हल होता है जो चीज़ों को किसी बावकार सलूशन की तरफ लेकर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल इस सूरत हाल से क्यों खुश होगी। ये हमारा मुल्क है, हम इस मुआशरे का हिस्सा हैं। ठीक बात। अगर मसाइल है तो हमारे लिए भी है, अगर तकलीफ है तो हमारे लिए भी है। हम क्यों चाहेंगे कि इन मसाइल में इजाफा हो? हर शख्स को इंसाफ मिलना चाहिए। जेल में बंद एक शख्स जो ज़मीर का कैदी हो और उसका ट्रायल ही शुरू ना हो सके, उसके गवाह ही ना लगे, उसके चलान ही मुकम्मल ना हो सके, और उसे ज़मीर का कैदी भी डिक्लेयर कर दिया जाए। देखिए जी, जाहिर है जी, जाहिर है जब हम देखेंगे कि दानिस्ता एक मुकदमे से जमानत मिलती है तो दूसरे मुकदमे का इंदराज हो जाता है, और जब हम देखेंगे कि बहुत सारी खवातीन जो इसलिए तो लोग अदालतों पे कुछ शकूक कर रहे हैं ना जी, यही तो बात हो रही। चलिए इस पे आते हैं। आमिर इलियास राना साहब, सारी गुफ्तगू आपने सुनी और आप शुरू से हमारे साथ हैं। आप इस पूरे नक्शे पे क्या कहते हैं? किर्गिज़स्तान के मसले पर तो रिजवाना साहब ने बात की थी, आप अगर उस पर भी कुछ कहना चाहें तो जरूर कहिएगा। क्या अब कहाँ फंस जाते हैं हर बार, और ये जो बड़ा मसला जिस पर जिक्र कर रहे हैं उसके पर आपकी राय लेना मैं जरूरी समझता हूँ। किर्गिस्तान का मसला तो जी बिल्कुल जाहिर है कि हमारे तलबा के हवाले से, तालबात के हवाले से बड़ा तशवीशनाक है। चाहे वज़रा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि जहाज आ रहे हैं और सीटें खाली हैं, लेकिन हमारे पास ये इतलात मौजूद हैं कि एम्बेसी में ज़ाहिर है अगर स्टाफ 2 का है तो अब तक दो दिनों में लोकल स्टाफ हायर होना चाहिए था जो कॉल्स लेते हैं। वहाँ कॉल्स नहीं पिक की जा रही, शिकायत ये आम है। मैंने अता तारड़ साहब को भी बताया, मैंने खुद अमीर मकाम साहब से भी रब्ता किया और बताया कि स्टूडेंट्स हमें कॉल्स कर रहे हैं। तो जो बात आप कह रहे हैं इस तरह वहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो अता तारड़ साहब का जवाब भी आया कि मैंने एम्बेसडर से भी बात की है। हमने कहा जी लोगों को सिर्फ ये नहीं चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। एक पैनिक है पेरेंट्स के लिए भी, जाहिर है यहाँ से फेक न्यूज बहुत जनरेट हुई। आपको पता है कुछ लोगों की मर जाने की इतला आई कि जाँ बाक हो गए हैं, कुछ बच्चियों के हवाले से रेप की इतला डाल दी गई जो कि गलत निकली सारी की सारी। तो ये तदारुक भी बड़ा ज़रूरी है कि
पैनिक जो है ना वो यहाँ पाकिस्तान से बैठे हुए लोगों ने और ओवरसीज लोगों ने फैलाया, जिसके ऊपर बहरहाल एक ला आ जाना चाहिए। क्योंकि बात हम अब अदलिया की तरफ जा रहे हैं, अगर हम बरतानिया के ला को कहते हैं बेहतरीन है जहाँ पे फौरन फैसला हो जाता है, हमारे बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल्स जो यहाँ खबरें फैब्रिकेट करते हैं वो यूके में नहीं चलाते, क्योंकि वो PMLN के एक हैं, अब सेनेटर बन गए नासिर भट्ट साहब, उन्होंने अदमुआ किया हुआ है उनको गलत खबरों पे जुर्माने डलवा के। तो ये काम पाकिस्तान में भी होना चाहिए कि जो फेक न्यूज जनरेट करे उसको पता होना चाहिए कि मेरे साथ इलाज होगा। यहाँ पे तो होता ही कुछ नहीं है। जो बात अभी नदीम कुरैशी साहब कह रहे थे ना, लोअर जुडिशरी की असल इशू भी यही है। मैं बहुत अरसे से इस पर बात करता आ रहा हूँ कि आपकी अदलिया में भर्ती का निज़ाम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं है। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, चिट क्यों है, चैम्बर क्यों है, और फिर एक तरतीब से लोगों को लाया गया। साकिब निसार साहब ने तो मतलब पहले इफ्तिखार चौधरी साहब थे और उसके बाद उसके सरखेल साकिब निसार साहब थे, उसके अंदर बस चुके इफ्तिखार चौधरी के लाए हुए काजी फायज इस फिट नहीं हो रहे थे, जिन्हें निकालने की ट्राई की गई थी, जो नहीं हो सकी, वरना तो बिल्कुल मामला बिल्कुल स्मूथ थे और एक जमूद तारी रहना था कि बिल्कुल वन वे आना था काम। और आप देख लें कि उमर अता बंदयाल साहब अपने पूरे टेन्योर में एक दिन भी पाकिस्तान से बाहर नहीं गए कि काजी फायज ईसा कहीं कायम मकाम चीफ जस्टिस ना बन जाए, और ये दूसरी दफा बाहर चले गए हैं। ये होता है फर्क कि आप अपनी जात, अपने इलाके, लोगों और ग्रुप को लेके चलते हैं। और फिर नीचे देखें, मेरी किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कोई नहीं है, ना मुझे मौजूदा काजी फायज ईसा साहब से मसला है। असल इशू ये है कि जहां लाखों मुकदमे लोअर जुडिशरी में जिस रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के अंडर हैं, ये उनकी अहलियत पे क्वेश्चन है। यहाँ तकरीरें बहुत करते हैं, सारे आके ऑटोमेशन पे हमें 4 लेक्चर देते हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और जो साइल जलील हो रहा है वो सब हम सब उसमें शामिल है। वहां पे कोई नवाज शरीफ साहब को भी पता चला था कि महंगा इंसाफ बहुत है जब उनको ख्वाजा आरिफ जैसे वकील करने पड़े थे कि कितना महंगा है। खान साहब को भी अब काफी तसल्ली तशफ़ी हो रही है वकीलों की, आपस में उनको वकील वाफिर मकदार में अवेलेबल है, लेकिन वो उसमें भी उनके साथ गड़बड़ हो रही है। कभी वो पार्टी के निशान पे सीनियर वकील कहते हैं हमने गलत पार्टी चुन ली। अब इशू ये हो गया जी कि आम आदमी के केस पे क्यों किसी जज की हितक नहीं होती, वो हतके इज्जत क्यों नहीं लगती कि जी फलानी जगह पे इतने सालों से इतने मुकदमे हैं। इस इस्लामाबाद शहर जहां मैं बैठा हूँ, एक सेशन जज होता था और एक DC। यहाँ मामला बड़े ठीक चलते थे, चंद केसेस पिंडी बेंच में लाहौर हाई कोर्ट में जाते थे। अब यहाँ लाइन लगी हुई हाई कोर्ट की जजों की, और बेशुमार नीचे सिविल जज और 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस लगा दिए गए हैं, 2 जिलों में अदालती तौर पर तकसीम है, और मामला खत्म होने में नहीं आ रहे। ये वो क्वेश्चन है कि हर सियासतदान का, हर बड़े आदमी का केस फौरन लग जाता है, ठीक बात, और आम आदमी का, क्योंकि जब तक आप इसको हल नहीं ना करेंगे उंगलियां उठेगी, फिर सियासतदान उठाएं, फिर आप और फौजी दोनों मिलके यहाँ पे रूल करते रहे, अदलिया और फौज, कोई चीज छुपी भी नहीं है। वो कहते हैं ना हम पीछे हट गए, नहीं भाई। अब मसला ये है कि जो बात राना सलाउद्दीन ने कही, हम तो बहुत अरसे से कह रहे थे, मैं नहीं समझता कि सदर पाकिस्तान के पास जाके इमरान खान तैयार हो जाएंगे। तैयारी करानी चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन अपनी आईनी कानूनी तरामीम का पैकेज लाए कि आइंदा आपको क्या ठीक करना है। आप ना बैठें जी, आप जफियां ना डलवाएं, बिल्कुल रहने दें, क्योंकि आज का माहौल नहीं है, लेकिन इस बात पे तैयार करें कि दोनों पाकिस्तान के मफाद में जो जरूरी है वो कानून साजी और आइन में तरामीम करें, ना कोई छेड़े। एक्सटेंशन किसने दी आर्मी चीफ को? कानूनी तौर पर इमरान खान साहब ने। और वोट किसने दिया? पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, सबने लाइन में लग के दिया जनरल बाजवा की सेकंड एक्सटेंशन को, वो भी तब जब मोहतरम ठीक बात है आपकी जी। मैं राना साहब दोबारा आता हूं आपकी तरफ, आपके पास तो पूरी दास्तान है, अगर सुनते जाएं तो सुनते ही जाएं, खत्म होने में नहीं आती। किस्सा ही ऐसा है पाकिस्तान का। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, हम बात बहुत तफसील के साथ कर गए हैं और होनी चाहिए थी, खुलकर बात हो गई है। अब हम तजिया कर सकते हैं कि क्या रास्ता है जो हमारे लिए निकाला जा सकता है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, इंसाफ की खातर, पाकिस्तान की सलामती की खातर और पाकिस्तान की जमहूरियत की खातर। राजवाना साहब, मैं इतना सिंपल सवाल करता हूँ, हमारी सिक्योरिटी भी एट स्टेक है। अगर ज़ाहिर है कि एजेंसियों का कोई राज फाश होते हैं तो दुनिया में मजाक उड़ता है, अदालतों का कोई मामला गड़बड़ होता है तो इंसाफ का एक तरह से खून होता है, और अगर ये सारा निज़ाम ठीक तरह चलता नहीं है तो जमहूरियत नहीं चलती। तो क्या किया जाए, क्या नक्शा इख्तियार किया जाए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? मीर साहब, ये माजरत के साथ ये इतना सिंपल सवाल तो है, इतना सिंपल नहीं, गंभीर सवाल।
विद ड्यू अपॉलॉजी। बात ये है कि ये सवाल कब से उठता जा रहा है, कब से उठा, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि सबने सब तजर्बात कर लिए, ठीक है ना। मैं अभी सुन भी रहा था और अमूमन बात होती है कि आइन में तरामीम करे, फलां काम करे, कानून में तरामीम करे। तो मैं इलेक्टोरल कमेटी जिसने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बनाया, सेनेटर में मेंबर था, तो वहां भी ये डिस्कशन हो रही थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ना, 13-14 की बात है, गवर्नर बनने से पहले। तो मैंने कहा यार बात सुने प्लीज, काफी दोस्त एमएलए और सेनेटर भी थे। मैंने कहा ये इलेक्टोरल रोल जो इलेक्टोरल लॉ है हमारे लिए, इलेक्शन लड़ने वालों के लिए है ना जी, वोटर बेचारा तो उसके लिए क्या है, वो तो वोट आके दे जाता है। तो आइए अगर हम ही तहिया करें कि हमने हेरा फेरी नहीं करनी है, तो यही जो कानून है ना इलेक्शन लॉ का, इस पर अमल दरामद कर ले तो शायद कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है। जब कानून पे अमल होना नहीं, पे अमल पूरी तरह होना नहीं, हदूदों के ऊद में नहीं रहना, इससे बड़ा आइन की हद क्या हो सकती है। हम बतौर पार्लियामेंटेरियन अलग उठाते, बतौर सेनेटर, तो मैंने मुझे ऐसी शरारत होगी, मैंने एकदम सारे पार्लियामेंटेरियन फॉर्मर और प्रेजेंट बैठे हैं, 2 दफा उठाया होगा, किसी ने 3 दफा उठाया होगा, 2 दफा मैंने भी उठाया है। ये बताइए उस हल्फ के अंदर कितना रहते हैं, उस पर कितना अमल दरामद करते हैं मुझे जज साहबान। ठीक है, तो बात ये है कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जब तक हम अपने आप को अपनी हदूद के अंदर नहीं रखेंगे, पहला अपना मुहासबा करें जी, ये बात है। हाँ, मुहासबा भी उसके बाद अपने एक लाइन तो हुई है, ठीक बात है, ठीक बात आगे देगा कि आपका दायरा इख्तियार ये है, मुझे पता है मेरा दायरा इख्तियार क्या है, मगर मेरे पास पावर गुस्सा आ जाए। मैं एक दिन कहीं पढ़ रहा था, आप तो अदीब भी है, उन्होंने कहा ये गुस्सा जो है ना ये बहुत समझदार है, ये कमजोर पे तो आ जाता है और ताकतवर पे नहीं आता। बड़ी अच्छी बात है जी। ठीक है ना जी। बैरिस्टर अहमद साहब आप क्या कहेंगे? मैं तेजी से चल रहा हूँ क्योंकि वक्त कम रह गया है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2-3 बार हम गुफ्तगू कर सकें। जी आमिर साहब क्या कहेंगे? रिजवाना साहब ने बात तो बड़ी ठीक कही है, गुस्सा जो है कमजोर पे आता है, ताकतवर पे नहीं आता है। जी मजा फरमाया है, लेकिन जहाँ पे ये निज़ाम राइज हो जाए, जहाँ पे गुस्सा कमजोर पे आए और ताकतवर पे ना आए, तो वो समाज नहीं रहते, और उसी को जुल्म का निज़ाम कहते हैं। मैं समझता हूँ कि अब ताकतवर कौन है और कमजोर कौन है, और ताकतवर होने का तरीका क्या है और कमजोरी क्यों है, इसी के लिए मुल्कों के अंदर आइन होते हैं, ताकि कोई इस लिए ना चले कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। इसी असूल को समझते हुए अब जुबान ज़द-ए-आम है, साजिशें भी, बातें भी हो भी गई, इदारों ने भी कह दी, चीफ जस्टिस भी कहता है कि मेरे चीफ जस्टिस, यहाँ पे बहुत सी तस्वीरें ऐसी लगी हैं जिनकी तस्वीरें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। हमारे फौजी सरबराह भी कहते हैं कि बहुत सौ ने आइन को तोड़ा है। हमारे सियासतदान भी कहते हैं कि बहुत सी हमें काली भेड़ें हैं जो दूसरी तरफ से मदद लेके आगे सियासत करते हैं। तो अब ये महज बातें कहने से कुछ नहीं होगा, अब एक कदम आगे बढ़ के इनके हल के लिए एक ही दफा बात करनी पड़ेगी। अब बंद दरवाजों के पीछे नहीं, एक गुफ्तगू शनीद का तरीका ये है जो हम कर रहे हैं, यहाँ से डिस्कशन का आगाज होता है। अब एक डिस्कशन ओपन होनी चाहिए, आपकी कमिटीज में हो, आपकी पार्लियामेंट में हो, आपकी अवामी असेंबलीज में हो, और एक हल निकले, सारी अपनी गलतियों को तस्लीम करें, आगे चले। अब ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है करने से। जी नदीम कुरैशी साहब आप क्या कहेंगे? आप देखिए कि जो सारे दोस्त फरमा रहे हैं, मैं इससे कैसे इनकार कर सकता हूँ। ठीक, बिल्कुल 25 करोड़ की आबादी का ये मुल्क है। आप लोगों की पूरी दुनिया की तर्ज जिंदगी देखें, उनका निज़ाम इंसाफ देखें, उनका निज़ाम मुआशरत देखें। हम तो अभी बुनियादी चीजों में उलझे हुए हैं। मैं तो समझता हूँ कि एक ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है। हम सब लोग अपनी अनाओं के खौल से बाहर हैं और कानून की बालादस्ती के लिए जो भी कुर्बानियां हमें देनी पड़ती है, अपनी अना की, अपने माजी की, अपने मुस्तकबिल की, हमें अपनी नई नस्ल के लिए इस रास्ते को इख्तियार करना है। और जब तक हम में से कोई भी धड़ा, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, वो कोई इंस्टीट्यूट हो, जब तक इस फेज से बाहर नहीं आएगा कि जी वो होली काऊ है और बाकी सब लोग अभी इब्तदाई तालीम हासिल कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हम अपने मसाइल को उस तरह से हल कर सकेंगे। पाकिस्तान आज दुनिया के उन मुल्कों में है जहां
65% पॉपुलेशन यूथ है। हम नौजवानों की एक बहुत बड़ी हमारे पास यूथ पावर है, और ये डिजिटल दौर का नौजवान है। दुनिया के किसी भी मुल्क में इतनी ह्यूमन एसेट नहीं है जितना हमारे पास है। तो हमारे पास बेस्ट टाइम है कि अब हम अपने उस नौजवान को, जो उस पूरे सिस्टम से बागी होकर और इस फैसले पर उतरा हुआ है कि उन्होंने इस मुल्क से चले जाना है, आप नौजवानों का को इंटरव्यू करें, आपको मोस्टली लोग नजर आएंगे जो जो ये आपको वो कहते ठीक हुए बात नजर है आएंगे जी। नौजवान। नदीम कुरैशी साहब, वो ठीक बात है। हमने भी नौजवानों के साथ क्या किया है, आधे से ज़्यादा तो वो हैं जो स्कूल नहीं जाते, बाकी आधे रह देखिए गए। मैं उनमें से हमने उनको उन अदारों में भेज रखा है जो मुल्क में नहीं रहना चाहते, कुछ को हमने मदरसों को सपुर्द कर रखा है, बाकी जो थोड़े रह गए हैं उनको वसाइल प्रोवाइड नहीं करते। हमने भी मीर अपनी साहब हैं जी। मीर साहब ये फिर माँ ने सोचना है, हाँ रियासत माँ ठीक, होती नहीं है, आप ये ठीक माँ है, आप ठीक सोचेगी। कह रहे हैं। मैं वैसे सूरत हाल बयान कर जी। आमर रियाज राना साहब, आप क्या फरमाएंगे? नहीं, बात तो वही है कि बात के बगैर तो कोई चीज नहीं तय हो सकती। हमने हर चीज बिगाड़ के रख दी, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हमारा कोई इदारा, हम ये मजबूती के लिहाज से कोई कर लेंगे जी, फौज बड़े सिस्टम में है, अदलिया बड़े सिस्टम में है, लेकिन सिस्टम सबके खराब है, क्योंकि सब अपने सिस्टम में रहना नहीं चाहते। ठीक हर है। बंदा दूसरे के काम में मुदाखलत करना चाहता है। ये असूल हर जगह पे है, वो सरकारी दफ्तर हो, वो प्राइवेट दफ्तर हो, वो हमारे इदारे हों, हर जगह पे इंक्रोचमेंट्स मौजूद हैं। कोई, अब मैं आपको एक मिसाल दूं, बहुत सारी लोगों को होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब तक रिटायर्ड जज रहे, किसी जज की हाजिरी नहीं हुई और वो सिर्फ बातें होती थी। अब ठीक चीफ है। इलेक्शन कमिश्नर एक सिविल ब्यूरोक्रेट आए हैं रिटायर्ड, रोज हर बुला रोज लेते जनाब बुला लो, ये कर दो, वो करो। मतलब ये बड़ी जो है ना, फर्क पड़ता है इस बात से। चेयरमैन नैब के तौर पे जावेद इकबाल साहब ने, सच्ची बात है, उनको जस्टिस कहते हुए दिल नहीं करता, जो कुछ उन्होंने खिलवाड़ किया इस मुल्क के साथ। और वो बड़े तमकनत के साथ बैठे हैं, ठिठाई की हद तक बैठे हुए हैं कि उनकी वीडियो आई, सब कुछ हुआ, और वो आराम से अपना टेन्योर पूरा करके, ये इसी पाकिस्तान में हो सकता था और कहीं नहीं हो सकता था, कि लोग रिजाइन कर जाते हैं, शर्म के मारे कर जाते हैं, झूठे सच्चे इल्जाम पे चले जाते हैं। तो यहाँ जब तक डायलॉग नहीं होता, अब एक तो वो है जो मैंने बात कही पिछले हिस्से में कि जी पार्लियामेंट में कर लें, अब ग्रैंड डायलॉग के लिए हमने सब छोटे लोग पैदा कर दिए हैं, क्योंकि हमने बड़ा रहने को ही नहीं दिया, हर एक की इंसल्ट की है। जिसने इस मुल्क के लिए काम किया ना, माशाल्लाह उसकी बेइज्जती टिका के की है। तो अब जब ये सारे, अब मीडिया भी गुफ्तगू कर रहा है, हर बंदा बात कर रहा है, ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान जो इस वक्त सख्त गुस्से में है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और किसी से नहीं, मतलब उनका गुस्सा मैंडेट चोरी का है पीटीआई के साथ, और वो पीटीआई के साथ ही बैठ के तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब भी नवाज शरीफ हो, फजलुर रहमान हो, आसिफ अली जरदारी हो, हाँ जी, नहीं, अब देखें उनकी वजाहत उस इदारे को भी चलानी पड़ी जिन्होंने गलत खबर चलाई, वजाहत की कि उन्होंने ये बात नहीं की कि वो सियासी बयान था। मौलाना फजलुर रहमान का आप वो क्लिप सुन लें जो उन्होंने पूरी बात की है, बिल्कुल गलत बात हुई है। अच्छा, लेकिन चूंकि पीटीआई उनके दर पे बार बार हाजिरी दे रही है, तो कहीं ना कहीं से ये बात होनी चाहिए कि जो हो गया है, आप ये नहीं कर सकते जो आप वो मुतालबा कर रहे हैं कि जब आप नए इलेक्शन कराएं, नए और आइंदा इलेक्शन के लिए आपको रूल्स ऑफ द गेम तय करने हैं। इस मुल्क के मामलात को चलाने के लिए कहीं ना कहीं तो नहीं हो सकते ना जी, ये भी नहीं, किसी के सर पे आपको वो पगड़ी रखनी है और सबको बिठाना है, फिर ही बात बन सकती है। और इस वक्त वो वाहिद आदमी है मौलाना फजलुर रहमान, मेरे हिसाब किताब में जिनके साथ सब बात कर सकते हैं। कोई तो अब उनकी हमायत में निकला। बहुत अच्छी बात की आपने। मौलाना फजलुर रहमान ये रोल अदा कर सकते हैं जैसे मौलाना नसरुल्लाह किया करते थे। चलिए देखें वो रोल अदा करते हैं। कोई जरदारी से तबका लगाए बैठे हैं, कोई उनसे लगाए बैठे हैं, कोई चीफ जस्टिस से लगाए बैठे हैं, कोई आर्मी चीफ से लगाए बैठे हैं। ये नाज़रीन, आप ज़रा और जल्दी चलेंगे। रजवाना साहब, अब ये तो मुख्तलिफ ऑप्शन आ गए हैं कि फ़लाँ रोल अदा करे, फ़लाँ रोल अदा करे, जैसे कि मैंने कहा। आपका क्या ख्याल है? कोई अदारा, कोई फ़र्द, कोई शख्स, कोई रास्ता ऐसा है कि जो कोई किरदार अदा कर सके और ये क्राइसिस सॉल्व हो जाए, जिसको हम जमहूरियत का क्राइसिस कह लें, पाकिस्तान का क्राइसिस कह लें, अदल का क्राइसिस कह लें, अदारों का क्राइसिस कह लें, कोई हल करने वाला है? गुजारिश ये है कि जिन इदारों का आपने नाम लिया है वहाँ किस कैलिबर के लोग बैठे हुए, पार्लियामेंट में अक्सरियत देख ले, अदलिया में मुकम्मल अदलिया की बात,
दूसरे इस्टेब्लिशमेंट के इदारों में। अब बात ये है कि खुद अगर ये इदारे जिनके बारे में ये इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और एक दूसरे के सामने लगता है खुदा खड़े हो रहे हैं, ठीक है ना, अब ये इशू अब ताज़ा तो उठा अभी, वो जो जज साहिबान ने हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने खत लिखा, उससे पहले शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, उससे पहले मियां नवाज शरीफ के केसों के दौरान जो कुछ है, अब उन पर मजीद तफसील पे जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो फिर कहूँगा कि पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहिए। ठीक बात, ठीक बात, ठीक मिसाल देता हूँ आपको एक बड़ी, जब ये इमरान खान साहब का और ताहिरुल कादिर साहब का धरना चल रहा था ना जी, तो धरना खत्म हो गया, चल रहे थे, मैं उसको गवर्नर का मियां साहब के साथ बैठा हुआ था इस्लामाबाद में, तो मेरे से कोई गुफ्तगू उन्होंने की, उन्होंने कहा जी बताएं क्या किया जाए, मैंने कहा मजबूत करें, और मैंने कहा जी आपको याद होगा कि जब धरना बहुत जोर शोर पे था, उसमें पार्लियामेंट्री चाया जी, ठीक बात है। आवाज़ आपकी बिल्कुल कट रही है, दोबारा मैं आपकी तरफ आऊँगा इंशाल्लाह। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप क्या कहेंगे, मुख्तसर तौर पर आप भी बताइएगा। देखिए जी, मैं बिल्कुल इसकी तायद करता हूँ जो रजवाना साहब ने फरमाया है, पार्लियामेंट को ही मरकज होना चाहिए। फौरी तौर पे जो पहला काम है, सदर पाकिस्तान तमाम पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर्स को, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं और दूसरी पार्टीज के लीडर भी, वो बैठें और एक तय करें शराइत जिसके ऊपर हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद मैं समझता हूँ जो बड़े हैं, वो प्रेसिडेंट साहब हैं या मियां नवाज शरीफ हैं या इमरान खान हैं, मौलाना साहब हैं, और इसके साथ कुछ हमारे मजहबी जो असर रखते हैं और उसमें हमारे इदारों के सरबराह, ये 10 या 12 15 इससे ज्यादा लोग नहीं बनेंगे जो इफेक्टिव लोग हैं आपके पूरे पाकिस्तान में, तो वो उसी की क़यादत में बैठना पड़ेगा। जो आइन में इस वक्त सबसे फादर फिगर है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, सिंबल ऑफ फेडरेशन। हमें इदारों को अहमियत देते हुए बैठेंगे, हर बात आउट ऑफ द बॉक्स और पर्दे के पीछे नहीं होनी चाहिए। ठीक बात जी, ठीक बात जी। नदीम कुरैशी साहब, देखें जी, मैं तो इसका बहुत बड़ा अलमबरदार हूँ इस चीज का। मैं तो चूंकि कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करता हूँ, पब्लिक का आदमी हूँ, अवाम से मुंतखब होकर आया हूँ। आप, मैं और जितने भी लोग अवाम से जिनका ताल्लुक है, जितने लोग यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, सारे ऑलमोस्ट पब्लिक के लोग हैं। हम सब इस बात का इदराक रखते हैं कि पाकिस्तान का आम आदमी इस वक्त किस कदर परेशान है। देखिए, परेशानी होती है वक्ती, एक जब मुस्तकबिल के हवाले से मायूसी इन ज़हनों पर सवार होने लगे तो वो मायूसी कौमों के लिए बहुत बड़ी तबाही का बाइस बनती है। दिस इज द बेस्ट टाइम कि किसी भी तरह से कोई ग्रैंड डायलॉग हो। ठीक बात। और फिर तो रहूंगा ग्रैंड डायलॉग, आपकी नजर में ये बात ग्रैंड डायलॉग का लफ्ज, पार्लियामेंट बैठे, कोई बैठे, ग्रैंड डायलॉग हो, तमाम अदारों को शामिल किया जाए, तमाम अहम लोगों को शामिल किया जाए। जी आमिर रियाज राना साहब। जी, वहीं से शुरू करूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान भी पार्लियामेंटेरियन है। हाँ, ठीक। सदर मुमलिकत प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव ले लें, ठीक है, लेकिन इनके साथ तो पीटीआई नहीं ना बैठने जा रही। मौलाना फजलुर रहमान मेरी नजर में, कोई मैं ये नहीं कि भाई बस अभी डन हो जाना है, आप उनके साथ एक कमेटी बना सकते हैं और वो पीटीआई से बात करके, क्योंकि आपको बातचीत से ही रास्ता निकालना है, चाहे वो आइंदा इलेक्शन का मसाइल के हल हैं जो हमारे इक्तिसादी तौर पे हैं और हमारे जो दिफाई तौर पे हैं। यहाँ रोजगार नहीं है लोगों के पास, यहाँ पे मतलब महंगाई अपने उरूज पे पहुंचती है और कारोबार खत्म हो जाता है, तबाही उसी से आती है, चोरी डकैती सब। तो बगैर डायलॉग के तो कोई माशरा नहीं चल सकता। आपको रूल्स ऑफ द गेम यही डायलॉग हो, और इनका ख्याल ये है कि सदर और वज़ीर आज़म जो चाहे करें, लेकिन अगर साथ वो मौलाना फजल रहमान को मिलाएं तो वो गालिबन इनका ख्याल है कि इमरान खान को या बानी पीटीआई को भी इस आर्बिट में ला सकते हैं और मामला जो है ना बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकता है। अदारों के सरबराहों को वो किस हद तक कन्विंस कर सकते हैं, ये एक अलग कहानी है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाज़िर होते हैं, और आखिर में तो कुछ नहीं, मैंने बॉटम लाइन ही पूछनी होती है क्योंकि कोई वक्त नहीं बाकी बचा होता है। एक वक्फा, वक्फे के बाद हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, मैंने जैसे कहा ना कि आखिर में तो बॉटम लाइन पूछनी होती है। रजवाना साहब, आप बताइए कि आप इस बहस को कंक्लूड कैसे करेंगे बहुत मुख्तलिफ लफ्ज़ों में।
जी रिजवाना साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आमिर हसन साहब, आप बताइए, शायद आवाज वहां नहीं जा रही। मीर साहब, एक तो आपने वजह फरमाया कि इदारों को भी शामिल करना पड़ेगा, उसके बगैर कोई भी ग्रैंड डायलॉग नहीं होगा। और उस पर मौलाना साहब कितने इफेक्टिव होंगे और क्या होना चाहिए, क्या उनके जरिए सर इदारे बैठ सकते हैं, ये भी एक सवाल है। दूसरी बात ये है कि मौलाना साहब का मुझे एहतराम है, एक मुदब्बर शख्सियत है, लेकिन मौलाना साहब का सियासी रिकॉर्ड ऐसा रहा है, खा वो मुत्तहिदा मजलिस अमल हो या PDM हो, कि मौलाना साहब खुद को मुकाम देने के लिए कई दफा इत्तेहाद का बेड़ा गर्क करवा दिया करते हैं। और दूसरा, मौलाना साहब इस वक्त खुद भी गुस्से में है, और जो शख्स गुस्से में हो वो किसी की मुफाहमत क्या करवाएगा। तो मैं समझता हूँ मौलाना साहब हिस्सा जरूर हो, लेकिन मौलाना साहब की गुस्सा उनको भी कमजोरों पे आ रहा है, ताकतवरों पे नहीं आ रहा, कह रहे हैं। नहीं, ये भी बात है ना, हो भी नहीं सकता, होना चाहिए भी। एक 4-5 सीटों वाली जमात जाके आर्मी चीफ या चीफ जस्टिस को किस तरह कह सकती है कि ठीक बात जी रिजवाना साहब, शायद अब आवाज आपको आ रही है। मैं आपसे अब बॉटम लाइन पूछ रहा हूं कि कंक्लूड कैसे करेंगे गुफ्तगू को? कंक्लूड जी सारी हम आएंगी होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, मिलकर बैठो। पाकिस्तान अपना है, आखिर घर तो अपना ही है ना, पराया तो है नहीं। हमने अपने छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं, उनके बचाव में लगे रहते हैं, बड़ा घर बर्बाद हो रहा है। अल्लाह ना करे। ठीक बात जी। नदीम कुरैशी साहब, आप कैसे कंक्लूड करेंगे बहस को? सर मैं तो गुजारिश यही करूंगा, रिजवाना साहब मेरे बुजुर्ग भी हैं और माशाल्लाह एक बड़ी मोतदिल और शानदार वाइस हैं, साउथ पंजाब से हैं, मुल्तान से हैं। इन्हीं जैसे लोगों को जिनमें कुव्वत बर्दाश्त भी हो, जो इजहार भी कर सकते हो, बर्दाश्त भी कर सकते हो, इन जैसे लोगों को, बैरिस्टर आमिर जैसे एजुकेटेड लोगों को आगे आना चाहिए। और मैं समझता हूँ, फिर दोहरा दूं, पाकिस्तान के पास इकोनॉमी के हवाले से जो हमारी एग्रीकल्चर है, हमारे पास इतनी बड़ी एक ये अल्लाह की ब्लेसिंग है कि हम साउथ एशिया की सबसे बड़ी फूड बास्केट बन सकते हैं अगर हम इन मसाइल से निकलकर अगर अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, अगर अपने नौजवान को फ्यूचर की कोई लाइन देना चाहते हैं, तो हमें ये एक दूसरे से दस्तों गिरेबान होने की बजाय एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ेगी। एक दूसरे की इख्तलाफ राय को बड़ी खुशसलूबी से बर्दाश्त करके अपनी राय उस पर थोपनी नहीं है, अपनी राय देनी है। और अगर अगर हमने डिले किया तो शायद रिकवरी ना हो सके डैमेज। ठीक जी आमिर इतियास राना साहब, आपके लास्ट वर्ड्स क्या हैं? देखें जी, इस वक्त जो हैजानी कैफियत है ना, वो यही है ना, एक तरफ PTI है, बाकी सारी सियासी जमातें एक तरफ हैं, उनके साथ जो जमातें हैं वो मौलाना फजलुर रहमान है, अचकजई साहब है। तो जरदारी साहब तो यही कर सकते हैं ना, बिठा दें। मैं ये नहीं कह रहा आर्मी चीफ को फजलुर रहमान साहब के साथ बिठा दें। सदर जरदारी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वही इदारों की नुमाइंदगी करते हैं ना। बुनियादी डायलॉग क्या करना है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, ये थोड़ी है कि जी आपने पैक कर देना सबको। तो उसके लिए तो रास्ता बातचीत का ही है, और वो जिस पे एतमाद होगा तभी बैठ सकते हैं। चलिए ठीक है जी। नाज़रीन किराम, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, खुलासा ये है, डायलॉग, बातचीत। हर आदमी एतराफ़ करे कि उसने क्या गलतियाँ की हैं। एतराफ़ करने के अलावा इस बात का अपना एहतसाब करे। एहतसाब करने के साथ वो इस बात का ऐलान करे कि जो चीज़ें कानून ने उस पर लागू की हैं उस पर अमल किया जाएगा। और अगर हम कानून पे अमल करेंगे, आइन के मुताबिक चलेंगे, तो मुल्क के लिए कोई मसला बाकी नहीं रहेगा। ये बात हर शख्स के लिए भी लाजम है, हर अदारे के लिए भी, पार्लियामेंट के लिए भी, अदालत के लिए भी, हमारी एजेंसियों के लिए भी, और हमारे हर उस अदारे के लिए जो इस मुल्क की सलामती के लिए काम करता है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।